हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रश्नोत्ती है यह जो है मेघदूत की सूक्तियों पे प्रश्नोत्ती, यानी कि यूपीएलटी के परीक्षा जो होने वाली है, मुख्य परीक्षा यूपीएलटी की, उसमें सूक्तियों से भी प्रश्न पूछेगा। यह सूक्ति, इस सूक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे कल की क्लास में दोस्तों मेघदूत के पूर्व मेघ की हम जो है 7 श्लोक यानी 7 सूक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या देख चुके थे। आज जो है हमारे कुछ सूक्तियाँ, यानी कि हमारा जो पूर्व मेघ है उसमें कुल 12 सूक्ति है। ठीक है, 12 सूक्तियाँ, जिसमें से 7 कल के क्लास में हो गया था, कुछ हमारे बच गए थे। तो आइए हम लोग उन्हें बचे हुए सूक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या को आगे पढ़ते हैं। तो 7 हो गया था, 5 हमारी और सूक्तियाँ, तो इसको देख लेते हैं। इनमें से 2 हमारी सूक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी बची हुई है, इसलिए इस क्लास को हमको लेकर आना पड़ा। जैसे 2 नदियाँ हैं, नदियों से सूक्तियाँ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमारी गंभीरा नदी है और निर्विंध्या नदी। तो 2 सूक्तियाँ गंभीरा नदी और निर्विंध्या नदी से है, तो उस सूक्तियों को देखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की सूक्तियों की तरफ, जो मेघदूत के पूर्व मेघ से लिया गया है। तो यह कालिदास की रचना है मेघदूतम। और जो है, आइए तो चलते हैं आज की सूक्ति की तरफ। सूक्ति हमारी है, कल के कक्षा हमारा ये जो है, रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णतया गौरवान, यह सूक्ति हो गया था। यह सूक्ति किस नदी के बारे में है दोस्तों? तो यह जो सूक्ति है जो है रीवा नदी के बारे में है। ठीक है, तो इसमें कालिदास ने यक्ष के माध्यम से मेघ को कहा कि क्या करना, तुम रीवा नदी के पानी को भर लेना, जिससे तुम भारीपन हो जाओगे, नहीं तो तुम्हें हवा जो है किसी भी दिशा में उड़ा ले जाएगी। ठीक है, ऐसा बात जो है कालिदास ने यक्ष के माध्यम से मेघ को कहा। तो रीवा नदी के बारे में यह सूक्ति है। आगे की सूक्ति हम देखेंगे आज की कक्षा में। तो आइए चलते हैं, 8वीं सूक्ति है। यह सूक्ति हमारी है, अगली नदी जिसका नाम है निर्विंध्या नदी। क्या नाम है? जिस नदी का नाम है निर्विंध्या नदी। ठीक है, निर्विंध्या नदी जिसका नाम है, तो इस नदी के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ति हमारी है, स्त्रियाणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रो ही प्रियेषु। तो स्त्रियों, इसमें संदर्भ हम पहले करेंगे। संदर्भ क्या होगा? तो संदर्भ हम वही लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति, जो हमारी सूक्ति है, उपयुक्त सूक्ति या प्रस्तुत सूक्ति जो है वो कालिदास कृत मेघदूत के पूर्व मेघ से लिया गया है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि इसमें महाकवि कालिदास जो है यक्ष के माध्यम से मेघ को बताना चाहते हैं कि हे मेघ, जब तुम आगे बढ़ोगे, अपने पानी को बरसा दोगे, यानी खाली हो जाओगे, तब तुम्हें आगे जो निर्विंध्या नदी मिलेगी। और निर्विंध्या जो नदी है वो नायिका के रूप में यक्ष ने उसे नायिका बनाया है और मेघ को नायक। तो नायिका के रूप में जो है वह निर्विंध्या नदी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, और तुम क्या जाना उस निर्विंध्या नदी से मिलकर ही जाना। ठीक है, तो प्रसंग ऐसे हम लिख देंगे, उसके बाद हम व्याख्या यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे व्याख्या है कि यह सूक्ति पूर्व मेघ के ठीक है, तो यह व्याख्या हमारी होगी, यह सूक्ति पूर्व मेघ के 20वें श्लोक में आई है। यक्ष मेघ से निर्विंध्या नदी पर पहुँचने को कहता है। वह कहता है कि तरंगों के उठने से शब्द करते हुए पंछियों की जो पंक्ति रूपी करधनी वाली इस स्खलन के कारण सुंदर रूप में मदमाती चाल से बहने वाली तथा भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली निर्विंध्या नदी के मार्ग में पहुंचकर तुम जल से पूर्ण भाग वाले हो जाना, क्योंकि स्त्रियों की जो प्रेमिका के जो प्रति जो श्रृंगार चेष्टाएं होती है, जो उसके हाव भाव होते हैं, जो विभ्रम होते हैं, वही जो है उनका प्रणय निवेदन होता है। ठीक है, यह जो है कालिदास जी ने यक्ष के माध्यम से मेघ को कहा। तो उन्होंने कहा, स्त्रियाणाम प्रणय वचनम विभ्रो ही प्रियेषु। जो स्त्रियों का प्रणय वचन होता है, जो प्रेम के वचन होते हैं, वह क्या होते हैं? उसके हाव भाव ही होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे दोस्तों कि
जिस प्रकार उन्होंने, क्योंकि निर्विद्या नदी को नायिका माना है और मेघ को नायक कहा है, तो यहाँ पे जिस प्रकार नायिका कमर की करधनी की झंकार बढ़ाकर मदमाती चाल से बार बार नाभि प्रदर्शन के द्वारा नायक को प्रणय का निमंत्रण देती है, उसी प्रकार निर्विद्या नदी भी तरंगों के उठने से शब्दयमान पक्षियों की पंक्तियों के मध्य से पत्थरों पर लड़खड़ाती अर्थात मदमाती चाल से तथा बार बार भौरों के प्रदर्शन से तुम नायक मेघ का प्रणय का निमंत्रण दे, यानी कि तुम्हें क्या दे रही है, प्रणय का निमंत्रण दे रही है अपने हाव भाव के द्वारा। तो तुम क्या करना, वहाँ चले जाना, क्या करना, वहाँ चले जाना। इसलिए हे मेघ, तुम जल से पूर्ण मध्य वाले भाग यानी रति भाव धारण करने वाले बनकर उस नायिका के प्रेम पूर्ण निमंत्रण को स्वीकार कर लेना। हाव भाव के द्वारा ही प्रेमिका प्रेमी से प्रणय का प्रथम वचन कहती है, मुख से नहीं बोलती, अंग प्रदर्शन ही उसका प्रणय निवेदन या वचन होते हैं। तो यह हमारी पूरी जो है व्याख्या करेंगे, किस प्रकार जो है उसके जो है तरंगे ऐसी लगती है मानो की, और तरंगों उठती हुई लहरों के बीच जो पंछियाँ बैठी हुई हैं, जो चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, जो बकुले यानी वाइट पंछी जो बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि मानो वह निर्विद्या नदी नायिका के रूप में करधनी पहनी हुई है। ठीक है, और जो है पत्थरों के बीच ऐसे चलती है मदमाती चाल से चलती हुई। ठीक है, तो यह जो है इसकी सूक्ति समझ में आ गई होगी दोस्तों। व्याख्या हमें अच्छे से करना है और साथ में संदर्भ और प्रसंग को भी लिखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 9वें सूक्ति की तरफ। 9वें सूक्ति हमारा है, अगला सूक्ति हमारा यहाँ पे है दोस्तों 9 नंबर का। ठीक है, 9 नंबर की सूक्ति यहाँ पे है, मदायन्ते न खलु सुहृदयाम अभ्यु उपेतार्थ कृतया, यानी कि जो खलु मतलब निश्चित रूप से जो सुहृदय होते, जो उनके मित्र होते हैं, जो है यदि कोई कृत्या कोई कार्य दिया गया है, कोई कार्य दिया गया है, तो उसकी क्या करते हैं, उपेतार्थ उसकी उपेक्षा नहीं करते, उसका मध्यांते उसमें हला हवाई यानी कि देरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो संदर्भ हम वही लिखेंगे दोस्तों, और जो है प्रसंग में हम यहाँ पे करेंगे कि कालिदास इस सूक्ति में यह कहना चाहते हैं कि तुम क्या करना, उज्जैनी के तुम क्या करना, तुम बहुत थक गए होगे वहाँ पे, क्योंकि तुमने शिव जी के उज्जैन के मंदिर में जो है गर्जना की है, और तुम थक जाओगे तो तुम क्या करना, उज्जैनी की ऊंची छतों पर जाकर रात में विश्राम कर लेना। उसके बाद तुम्हें जो है सुबह सूर्य के उदय होते ही तुम पुनः जो है मेरे संदेश को लेकर वहाँ पहुँच जाना, जिससे कि क्योंकि कहा गया है कि जो सुहृदय व्यक्ति होते हैं, जो सच्चा मित्र होता है, वो अपने किसी भी यदि मित्र का काम लिया हुआ है तो उस पर निश्चित रूप से उस कार्य को पूर्ण करता, उसमें हला हवाई यानी देरी नहीं करता है। तो यह हमारी जो है प्रसंग हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे व्याख्या की तरफ। व्याख्या हमारा है, यह सूक्ति पूर्व मेघ के 41वें श्लोक से ली गई है। यक्ष मेघ से कहता है कि तुम रात्रि उज्जैन के महलों की छत पर बिताकर सूर्य निकलने के पूर्व ही पुनः शेष मार्ग को तय करना। ठीक है, शेष मार्ग को तय करना, और उसके बाद जो है क्योंकि सहृदय मित्र के प्रयोजन का कार्य स्वीकार कर लेने वाले, यदि कोई कार्य स्वीकार कर लिए हैं तो कर लेने वाले श्रेष्ठ जन, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उसमें विलंब नहीं करते, यानी कि उस कार्य को हर हाल में जल्दी से पूर्ण करते हैं और कार्य संपादन करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। मैंने आपको अपनी अलकापुरी वासनी पत्नी यक्षिणी को संदेश पहुंचाने का कार्य सौंपा है। तो आप दिन भर चलने से थक जाते हैं, तो रात्रि भर क्या करना, अपनी थकान मिटाकर आपको सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त, यानी अपनी शक्ति वहाँ पे थकान मिटा लेना, जिससे आपकी शक्ति मिट जाए, मतलब कि आपकी थकान मिट जाएगी। तो पुनः जो है जैसे ही सूर्य उदय होगा तुम उठना और पूरा जो है पूर्व दिशा उत्तर दिशा की ओर चलने लगना। अपने आप जो कार्य स्वीकार किया उसमें आपको शीघ्रता करनी चाहिए। वैसे भी सूर्योदय के समय सोना अच्छी बात नहीं है, यानी कि ये तो ऐसे ही कहा गया। जो है यहाँ पे आपने जो कार्य स्वीकार किया उसमें आपको शीघ्रता करना उचित है। ठीक है, तो ये हमारा व्याख्या हो जाएगा। इसमें कालिदास यक्ष के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि क्या है, यदि कोई मित्र कोई कार्य दिया है तो उस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की जो है देरी नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, अगला हमारा जो सूक्ति है जो इम्पॉर्टेंट है दोस्ती 10 नंबर की, यह जो गंभीरा नदी के बारे में कालिदास मेघ यच के माध्यम से कहते हैं। वह कहते हैं ज्ञातो स्वादो विवृत जघनाम को बिहांतु समर्थ। वह जाने में समर्थ नहीं होगा। कौन? विवृत जघना, जो खुले हुए जांग को पहले ही देख चुका है। ज्ञातो स्वादा, जो पहले ही उस खुले हुए जांग की स्वाद ले चुका है, ऐसे व्यक्ति जो है ऐसे अंगों को देखकर बिहांतु समर्थ, वहाँ से जाने में समर्थ नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका यह अर्थ एक लाइन सूक्ति का अर्थ है। अब इसकी हम व्याख्या को देखते हैं। संदर्भ हम लिखेंगे दोस्तों, वही हमारा हो जाएगा। प्रसंग हम क्या लिखेंगे इसको देख लेते हैं। प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि इसमें जो है महाकवि कालिदास यच के माध्यम से मेघ को कहते हैं कि जब तुम आगे बढ़ोगे गंभीरा नदी का जल पीकर, जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें सॉरी दोस्तों, इसमें जो है कालिदास यच के माध्यम से कहते हैं मेघ को कि हे मेघ, जब तुम निर्विंध्या नदी का जल पीकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कौन सी नदी मिलेगी? गंभीरा नदी। तो वह गंभीरा नदी ऐसे दिखाई देगी, उसके जो तट है खाली हो गए हैं, उसके तट जो है खाली हो गए हैं। मानो वह ऐसे दिखाई देगा कि मानो वह नायिका है, गंभीरा नदी नायिका है, और जो है अपने मानो उसके स्तंभ खुल गए हैं और अपने स्तंभ को एक हाथ से पकड़ी हुई है। ऐसे नायिका के पास जाकर उसकी जो है उससे क्या करना, उसके पास जाना और उससे मिलकर ही तुम आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, तो ऐसा प्रसंग कर लेंगे। आगे हम सूक्ति के बारे में व्याख्या देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, तो व्याख्या यहाँ पे है कि यह सूक्ति पूर्व मेघ के 44वें छंद में आई है। मेघ के समक्ष गंभीरा नदी नायिका के रूप में वर्णन करते हुए कवि यच से बिलासपुर संभोग का स्पष्ट संकेत करता है। यच कहता है, हे मेघ, वेद की शाखाओं तक पहुँचे हुए अंतः मानो कुछ हाथ में पकड़े हुए तट रूपी नितंब को छोड़े हुए उस गंभीरा रूपी नायिका के नीले जल रूपी वस्त्र को हटाकर उस पर झुके हुए तुम्हारा गमन बड़ी कठिनाई से होगा। यानी कि नायिका तुम्हें इस प्रकार दिखाई देगी मानो उसके स्तंभ खुल गए हैं और नीले वस्त्र को हटाकर ऐसे नायिका रूपी गंभीरा रूपी नायिका नदी को देखकर तुम्हें वहाँ से जाना बड़ा कठिन हो जाएगा। यानी कि तुम वहाँ से जा नहीं पाओगे, तो तुम क्या करना, उस नदी से मिलकर ही जाना। तो संभोग के स्वाद को जान लेने वाले, क्योंकि कहा गया है कि जो पहले ही ऐसे अंगों को, ऐसे खुले अंगों को का स्वाद ले चुका है, ऐसा व्यक्ति जान लेने वाला कौन सा पुरुष है जो वस्त्र विहीन हुए जघन प्रदेश वाली अर्थात संभोग का स्पर्श कर संकेत देने वाली कामातुर कामिनी को छोड़ने में समर्थ होगा, अर्थात कोई नहीं होगा। ठीक है, अर्थात ऐसा कोई नहीं होगा जो उसकी काम वासनाओं को संभोग के द्वारा पूर्ण तृप्त या शांत नहीं करेगा। तुम्हें भी गंभीरा नदी पर झुककर उसका स्पर्श करना चाहिए, यानी वहाँ के गंभीरा नदी के जल को पी लेना चाहिए, और जो है गंभीरा नदी के जल के दोनों को सुख शांति और संतोष प्राप्त होगा। ठीक है, यह हम पूरे श्लोक की व्याख्या कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 10 नंबर का। आगे हमारा है 11 नंबर का सूक्ति, इसको देख लेते हैं। यह है अहर्षेनम समयितुम अलम वारी धारा सहस्त्रयी अपन्ना अर्ति प्रशमन फला संपोदो ह्युत उत्मा नाम। ठीक है, उत्तमा नाम। ठीक है, तो यह सूक्ति है। इसमें जो है कालिदास जो है कहते हैं यच के माध्यम से मेघ को कि हे मेघ, जब तुम आगे बढ़ोगे, आगे हिमालय की तरफ बढ़ोगे, तो तुम्हें जो है एक जो है पशु मिलेगा, जो वह पशु जो है क्या करेगा वह पशु क्या करेगा, तुम्हें बहुत अधिक कष्ट देगा। तुम क्या करना, सहस्त्रों वाली धारा यानी कि जल रूपी धारा उस पर बरसा देना, जिससे कि क्या हो जाएगा, समय तुम वह जो है शांत हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो आगे हम जो संदर्भ वही होगा, प्रसंग होगा। आगे हम व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या हमारा क्या है दोस्तों, व्याख्या में यहाँ पे जो है कालिदास से जो है कहना चाहते हैं यच के माध्यम से कि यह सूक्ति पूर्व मेघ के
छंद से लिया गया है। यक्ष मेघ से कहता है कि यदि देवदारू के वृक्षों के तनों की रगड़ से अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होकर चमड़ी गायों के बालों के समूह को जलाने लगे तो तुम अपनी सहस्त्र। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उसके थोड़ा सा अथवा हो गया, इसको देख लेते हैं फिर से। यह जो है अहर्ष एनम संयुक्तम वारी धाराई। तो यहाँ पे चमड़ी जो गाय है उसके बारे में इस सूक्ति में कहा गया है, तो व्याख्या हम इसको पुनः देख लेते हैं। यह सूक्ति पूर्व मेघ के 56वें छंद से ली गई है। यक्ष मेघ से कहता है कि यदि देवदारू के वृक्षों के तनों के रगड़ से, यानी कि 2 वृक्ष रगड़ रहे हैं तो अग्नि रूपी ज्वाला उत्पन्न होकर उस जंगल में चमड़ी रूपी गाय के बाल के समूह को जलने, मतलब जो चमड़ी रूपी गाय है उसके बाल जल रहे होंगे, तुम क्या करना, सहस्त्र धारा रूपी बारिश करके उन जो है चमड़ी रूपी गाय को क्या है बचा लेना और जो है वहाँ की अग्नि को शांत कर देना। क्योंकि श्रेष्ठ जनों की जो संपत्तियाँ होती अपनी अर्पी प्रशमनम फला संपदो ही उत्तमाना नाम। जो श्रेष्ठ जनों की संपत्तियाँ होती हैं सदा दुखी जनों के कष्टों को शांत करने वाली होती हैं। आपकी संपत्ति जल है, आप जल से पूर्ण रहते हैं। वन में लगी हुई अग्नि को आपका जल ही बुझा सकता है। यद्यपि वन में लगी आग को बुझाने में आपका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। आप उत्तम व्यक्ति हैं। आपको दुखी जनों की व्यथा शांत करके अपनी उत्तमता का परिचय देना चाहिए। ठीक है, तो इस सूक्ति में जो है कालिदास ने यक्ष के माध्यम से ये कहा कि तुम अपने सहस्त्रों जल रूपी धारा से उस अग्नि को शांत कर देना जहाँ पर जो है चमड़ी रूपी जो गाय हैं उनके बाल जल रहे होंगे। क्योंकि जो उत्तम जन होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वह जो है दूसरों का भला ही करते हैं। भला और जो है भले ही भला करने से उनका कुछ भी भला ना हो तो भी क्या करते हैं, वह भला ही करते हैं। क्योंकि कहा गया उत्तम रूप की जो संपत्तियां होती हैं वो हमेशा जो है दूसरों की भलाई करती हैं। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गया। अगला हम जो सूक्ति 12 नंबर का है, 12 नंबर की सूक्ति को देखते हैं। तो ये हमारा जो है जो हमने गलती से उस वाले को अर्थ को बता दिया था। इसमें सरब नामक जो है एक जीव है, जानवर है, जो बाघ की तरह होता है या सिंह की तरह होता है। ये लंबी लंबी छलांगे मारता है। तो इसमें जो है कालिदास ने यक्ष के माध्यम से कहा है कि हे मेघ, जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे, क्या करोगे, जब आगे तुम बढ़ोगे तो तुम्हें जो है एक सरफ मिलेगा और वह तुम्हारे रास्तों का उल्लंघन करेगा। तो तुम क्या करना, उस पर ओलावृष्टि कर देना और इतना अधिक कर देना कि वह तुम्हारे मार्ग को छोड़ दे और तुम क्या करना, आगे की ओर बढ़ जाना। ठीक है, तुम क्या करना, आगे की ओर बढ़ जाना। दोस्तों खांसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, चलते हैं बर हमें सूक्ति की तरफ। सिर्फ व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या हमारा है कि यह सूक्ति पूर्व मेघ के 57वें छंद से श्लोक से लिया गया है। यक्ष मेघ से कहता है, यदि सरफ तुम्हारे मार्ग का उल्लंघन करे तो ओलों की वृष्टि करके उन्हें रोक देना। कहावत एक प्रसिद्ध है कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित काम करता है तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। यक्ष कहता है, यदि सरफ तुम्हारा मार्ग रोके तो तुम ओलावृष्टि से उसको इस अनुचित कार्य के लिए अवश्य दंडित करना। तुम्हारे द्वारा उनका यह पराभव उचित ही होगा। यक्ष के कहने का तात्पर्य यह है कि सरफ तुम्हें आगे बढ़ने से तो रोक नहीं पाएंगे, उनका पराजय तो होना ही निश्चित है। तुम उसके पराजय की चिंता न करके उन्हें ओलावृष्टि द्वारा रोक देना। यानी तुम्हारे मार्ग को जब वो रोकेंगे तो तुम वो इतना अधिक ओलावृष्टि कर देना कि वह तुम्हारे मार्ग से हट जाए। क्योंकि उनका स्वभाव ही जो है वह ऊंचे ऊंचे छलांग लगाकर जो है चीज़ों को तोड़ते हैं, यानी पकड़ते हैं। तो तुम क्या करना, उनका स्वभाव है, तुम क्या करना, उस पर ओलावृष्टि इतना अधिक कर देना कि वह जो घायल हो जाए और जो तुम्हारे मार्ग को छोड़ दे और तुम आगे जो है अलकापुरी के लिए प्रस्थान कर जाना। ठीक है, तो यह रहा जो है पूर्व मेघ के 12 सूक्तियाँ कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ यह आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो आगे की जो सूक्ति हमारी है जो है उत्तर मेघ की है।
तो अगली कक्षा में हम जो है मेघदूत के उत्तर मेघ की सूक्तियों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए अगली कक्षा को देखना मत भूलिएगा। आप सभी का जो है फिर से हार्दिक स्वागत होगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, यानी कि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे अंदर उत्साह भी बनाने के लिए है कि हम अच्छे से वीडियो बनाएं, आप लोग को डालें, आप लोग को दें, जिससे आप लोग जो है इस मतलब कि कुछ भी सहायता कर दें। यानी कि ये जो है यूपीएलटी की जो परीक्षा होने वाली है, यूपीएलटी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें क्या है, मुख्य लिखित परीक्षा है। तो यह सूक्तियाँ जो है आप लोगों के लिए जो है अच्छे साबित होगा, जो परीक्षा में आप लोग अच्छे से कर सकेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार बने हुए हैं तो आप जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना है। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।